चलिए लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन दिया था, आज यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका आंसर मैं यहाँ लिखता हूँ। हमें क्या क्या फाइंड करना था? वर्क डन इन 10 सेकेंड ड्यू टू फॉलोइंग्स फोर्सेस। कौन कौन फोर्स? अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, वेट, नॉर्मल एक्शन एंड ड्यू टू नेट फोर्स। हो क्या रहा है? देयर इज ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg, a force of 100 Newton is being applied horizontally. Coefficient of friction between surface and block कितना है? 0.1। एक एक करके देखते हैं। पहला अप्लाइड फोर्स। देखो बच्चे, यहाँ इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, इन सबको पहले मैं शो करना चाहूँगा। क्या क्या फोर्सेस हैं? फर्स्ट है अप्लाइड फोर्स, और ये जो अप्लाई किया गया है ये फोर्स है 100 न्यूटन। ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है, राइट? ठीक है। और एक नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की तरफ इसका वेट बोले तो mg, और साथ में अगर आप इसको ट्राई कर रहे हैं कि राइट की तरफ ये मूव करे तो फ्रिक्शन फोर्स भी स्टार्ट हो जाएगा, और ये रहा आपका फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स कितना हो सकता है? म्यू एन के बराबर। ठीक है, तो अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन की बात करता हूँ, फॉर वर्टिकल डायरेक्शन, तो बच्चे वर्टिकल डायरेक्शन में एक वर्टिकली अप है और दूसरा वर्टिकली डाउन है, और इस डायरेक्शन में कोई मोशन ना तो हो रहा है ना होने के कोई चांसेस हैं। इसका मतलब इस डायरेक्शन में जो फोर्स है इक्विलिब्रियम में। क्या है? इक्विलिब्रियम में, नेट फोर्स 0 है। ऐसा बोले कि वर्टिकल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है और नेट फोर्स 0 है। जब नेट फोर्स 0 होगा तो क्या लिखेंगे बच्चे कि सर आप लिखिए n इज इक्वल टू एम जी। n कितना होगा हम बता सकते हैं? n कितना बच्चे? 10 था। 10 इंटू 10 ले लेते हैं, बोले तो 100 न्यूटन। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। ये क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कितना आया? 100 न्यूटन। ठीक है, अभी लिखो मत, पूरी ध्यान पे लेना रखो, अभी लिखो मत। अब बताओ, एक तो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, क्या फ्रिक्शन फोर्स निकाल सकते हैं? यस सर, फ्रिक्शनल फोर्स मैं बात करता हूँ फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स कितना? सर ये म्यू एन होता है। म्यू कितना है बच्चे? 0.1। एन कितना है? सर अभी निकाले थे, कितना? 100। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया? 10 न्यूटन। क्लियर? तो फ्रिक्शनल फोर्स हो गया बच्चे 10 न्यूटन। ओके, कोई और फोर्स है क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का? हाँ सर, एक और है। कौन सा फोर्स है? बोलो। नाउ net force in horizontal direction is कितना? बोलो। तो सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो ही फोर्स है, एक राइट की तरफ और दूसरा लेफ्ट की तरफ। राइट वाला 100 है और लेफ्ट वाला फ्रिक्शन फोर्स है जो 10 है। तो नेट फोर्स कितना हो गया? F जो आपने अप्लाई किया था माइनस फ्रिक्शन फोर्स। और बच्चे इसको सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस 10 बोले तो 90 न्यूटन। है क्लियर? तो नेट फोर्स कितना हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में? तो आंसर है 90 न्यूटन। आई एम रिपीटिंग, इट इज द नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्लियर है? अब बताओ, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स है बच्चे, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसा वैसा भी होगा। ठीक है, अब यहाँ मैं लिखता हूँ
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कैसे लिखेंगे? तो आंसर होता है सर नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना? तो 90 आ चुका है, मास कितना 10 है, एक्सेलरेशन आपकी नीड है, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना हो गया 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, ये क्या हो गया एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अच्छा ठीक है, एक्सेलरेशन मुझे मिल चुका है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, पहले रेस्ट में था। फोर्स जब एक्ट करना स्टार्ट किया तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होना स्टार्ट हो गया, और एक्सेलरेशन कितना चेंज किया है 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0, कितने टाइम तक इसे मूव करना है 10 सेकंड तक। क्या मैं बता सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? और यस सर बताइए, इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हाँ u कितना 0, हाफ a बोले तो 9, a बोले तो 10 सेकंड का स्क्वायर, बोले तो 1/2 into 9 into 100, और बच्चे आपको पता है ये हो गया 50, कितना हो गया 450 मीटर। मीन्स ऑब्जेक्ट 450 मीटर हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस होगा। मीन्स हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 450 मीटर। अब मैं एक क्वेश्चन को यहाँ पर कर ही सकता हूँ। अब पहला क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ कि क्या। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ अभी तक मैंने क्या किया। फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स 90 न्यूटन आया है, दिस इज द नेट फोर्स। एक्सेलरेशन निकल के आ गया 90%। 10 सेकंड में कितना मूव करेगा ये। सर आपको कैसे पता था कि ये सब चीजें पहले निकालनी पड़ेगी? क्योंकि वर्क डन कैसे निकालेंगे? वर्क डन होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो मुझे नेट फोर्स चाहिए, और जिस फोर्स के लिए वर्क डन निकालना चाह रहे हैं वो वाला फोर्स कंसीडर करना है, और प्लस में जो डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट में हुआ है वो डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करना है। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं जितेंद्र, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं पहला वाला क्वेश्चन कि नेट अप्लाइड फोर्स, ड्यू टू अप्लाइड फोर्स कितना वर्क हुआ। तो फर्स्टली हमने अप्लाइड फोर्स तो देख लिया 100 न्यूटन का है, बट ड्यू टू दिस फोर्स इफेक्टिवली डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है 450 मीटर का। अब पहला क्वेश्चन का आंसर, पहला क्वेश्चन पहले का आंसर क्या होगा कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। एफ बोले तो बच्चे कौन सा फोर्स? अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स कितना है जब मुझे बताओ देख के 100 है, तो 100। क्या डिस्प्लेसमेंट अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में हुआ है? हाँ सर। कितना हुआ है डिस्प्लेसमेंट? यहां से देखो 450 मीटर, तो देखो 450। अब बताओ बच्चे, फोर्स भी इधर है इफ अप्लाइड, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है एस, तो एंगल कितना काउंट करोगे 0 cos 0। तो वर्क डन हो गया क्या 4500 जूल। ये किसके लिए वर्क डन है? ड्यू टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, ड्यू टू अप्लाइड फोर्स। तो हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है वर्क डन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स, और आंसर है 4500 जूल या 45 किलो जूल भी लिख सकते हैं। ठीक है, कई बार आपको ऐसे देखने को मिलेगा 45 किलो जूल, दोनों किलो आया है 1000 के। ठीक है, अब आप कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये इसी का नेक्स्ट पार्ट भी बना। देखिए हम लोग इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना बच्चे? वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। देखो
फार्मूला को, क्योंकि मुझे फ्रिक्शनल फोर्स भी पता हो गया है और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ ये भी पता है। मीन्स हुआ ऐसा कुछ इस बार कि पार्टिकल है जिस पे फोर्स इधर लग रही फ्रिक्शनल फोर्स, और ये पार्टिकल वही ऑब्जेक्ट के बारे में बोल रहा हूँ, ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ। कितना डिस्प्लेस हुआ? तो डिस्प्लेसमेंट हुई है कितना था बच्चे? 450 मीटर। पिछले वाले जस्ट पहले वाले पार्ट में जो किया था डिस्प्लेसमेंट वही है। डिस्प्लेसमेंट हुई है 450 मीटर टुवर्ड्स राइट, और ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग इज ऑफ 10 न्यूटन। एंगल क्या है बता दीजिए? 180 डिग्री। इट इज द एंगल बिटवीन फ्रिक्शनल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का फार्मूला F S cos थीटा। F के प्लेस पे हम लोग को पुट करना है। F कितना था बच्चे? 10 न्यूटन। देख लो अभी हम निकाले थे, तो 10 S बोले तो 450 cos ऑफ 180 डिग्री। बताओ बच्चे क्या होगा आंसर? सर ये हो जाएगा 10 इंटू 4500 हो गया और -1 बोले तो वर्गन आ गया -4500 जी, ठीक है। और इतना वर्गन हो गया ड्यू टू व्हाट? फ्रिक्शनल फोर्स। वर्गन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। वर्गन डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट ड्यू डायरेक्शन टू में। फ्रिक्शनल। अब बोलो बच्चे क्या बोलो? डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस में है, इसीलिए तो एंगल आ गया ना। फार्मूला है Fs cos थीटा। Fs cos 180 माइनस, अब माइनस का लिखो, ठीक। कर लो, फिर थर्ड पार्ट करते हैं। सेकंड कॉपी पर देखना। देखो फॉर वेट ऑब्जेक्ट पे ध्यान दीजिएगा बच्चे, वेट नीचे की तरफ है वही mg। mg कितना बच्चे? तो सर 10 इंटू 10 बोले तो 100 न्यूटन। कितना वेट है? डिस्प्लेसमेंट ऐसा हुआ है, कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट? तो सर इट इज कितना था? 450 मीटर। बताओ बच्चे इनके बीच में एंगल कितना? तो वर्क डन हो जाता है, फॉर्मूला तो यही है Fs cos थीटा। यहाँ कौन से फोर्स? वेट। वेट कितना है? 100। S कितना हुआ? 450। cos ऑफ 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है बच्चे? 0। 100 450 इंटू cos 90 0, और आंसर आपको मिल गया, बताओ सर 0। मीन्स ड्यू टू इट्स वेट वर्क डन इज 0। रीजन क्या है? क्योंकि वेट ये जो फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स राइट हुआ है। एंगल कितना हो गया इनके बीच में? 90 डिग्री। cos 90 0। तो इस बार जो ये वर्क हुआ है इसमें वेट का कोई रोल नहीं है। ड्यू टू वेट वर्क पूछा जाए तो आंसर होगा 0, ठीक। हो गया जी? चलो फोर्स में क्या है बच्चे? अब मैं चाहूंगा कि फोर्स वाला आप खुद से बताएंगे। फोर्स वाला बताएंगे आप लोग, फोर्स वाला बताइए, आप बताइए फोर्स क्या होगा? वर्क डन ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन। देखो बच्चे मैं ऐसा लिखता हूँ, ये इसमें नॉर्मल रिएक्शन जस्ट वेट के वही डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट ऐसा होगा है ना। डिस्प्लेसमेंट कितनी है? ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। इस बार एंगल कितना कॉल करेंगे बच्चे? 90 डिग्री। यहाँ पे एंगल 90 डिग्री था,
तो फिर से वर्कडन कितना होगा, एफ एस कॉस थीटा, थीटा 90 हो जाता है बच्चे, तो ये कुछ भी हो कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0 होता, आंसर है 0। लिखना होता तो एफ की जगह पे नॉर्मल एक्शन लिख देते, वही वेट के बराबर है, और डिस्प्लेसमेंट 450 मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 ही हो जाएगा। वर्क डन ड्यू टू वेट भी कितना हो गया, 0। अब है वर्क डन ड्यू टू नेट फोर्स, में यहाँ लिखने जा रहा हूँ, ये है फिफ्थ ना, फिफ्थ वर्क डन ड्यू टू नेट फोर्स। नेट फोर्स कितना आया है, 90। हाँ, नेट फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, नेट फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना है बच्चे, नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बता दीजिए आप लोग। तो सर वही था एफ अप्लाइड माइनस फ्रिक्शन, तो एफ अप्लाइड आपका 100 था, फ्रिक्शन 10 था, माइनस कर दिए, ये आ गया 90 न्यूटन। माइनस क्यों किया, क्योंकि इनके बीच में एंगल 180 डिग्री का था, इसलिए नेट फोर्स निकालने के लिए हमने वेक्टर का तरीका लगाया, और वेक्टर से इसका 90 न्यूटन हो गया। तो नेट फोर्स आपको मिल चुका है 90 न्यूटन। ड्यू टू दिस नेट फोर्स, देखो अब नेट फोर्स टुवर्ड्स राइट है, इसे ऑब्जेक्ट को जरा कंसीडर करो, इसका नेट फोर्स राइट की डायरेक्शन में कितना है, 90 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हुआ है, दिस इज कितना था, 450 450 मीटर। एंगल कितना काउंट करेंगे, 0 डिग्री। फार्मूला होगा वर्क डन के लिए एफ एस कॉस थीटा, एफ बोले तो 90, एस बोले तो 450, कॉस ऑफ 0 डिग्री। अब इसको आप सोल्व कर लो, कितना आएगा, बोलो 9, 415 ऐसा ना, नहीं 415 4 हो गया, ये तो पहले 41 ना, ठीक है, 415 और डबल 0। दिस इज द वर्क डन ड्यू टू नेट फोर्स। यहाँ तक पहुँचिए, कर लो। अब देखो जो लास्ट क्वेश्चन है कि वर्क डन निकालना है, यूज करना है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज होगा ऑब्जेक्ट में, वही ऑब्जेक्ट पे नेट वर्क डन होगा, या वर्क डन ड्यू टू नेट फोर्स होगा, है ना। अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, मिटा दें सब मिटा देते हैं। डाटा मैं पूछूंगा पहले वाला, खुदा बता देगा काम हो जाएगा। चलिए मुझे बताओ कि जब रेस्ट में था, इनिशियली इट वाज इन रेस्ट, तो इनिशियल इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0। इसके एक्सेलरेशन कितनी थी, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने टाइम तक चला, 10 सेकेंड तक चला। क्या वेलोसिटी फाइनली इसकी हो गई होगी, u प्लस 80, कितना बच्चे, तो 0 प्लस में 9 इंटू 10, तो इसकी वेलोसिटी फाइनली हो गई है 90 मीटर पर सेकेंड। एक्चुअली क्या हुआ ये इस बार कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 से 90 मीटर पर सेकेंड हो गई 10 सेकेंड में। कितने में, 10 सेकेंड। अब बताओ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना रहा होगा। तो सर फार्मूला होता है हाफ m और वेलोसिटी का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी का। तो सर इनिशियली तो ये रेस्ट में था, तो मास इसका 10 kg है, लेकिन वेलोसिटी 0 था, तो काइनेटिक एनर्जी 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था बच्चे, तो 0, ठीक है। अब जरा फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी 10 सेकेंड बाद हाफ m v स्क्वायर। हाफ तो फार्मूले का पार्ट है, m कितना बच्चे, 10 kg, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। v कितना है, तो 90 मीटर पर सेकेंड, 90 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गए 5, और 5 इंटू
81 ऐसा कुछ, ठीक है। 405 हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना हो गया बच्चे? 405 00 ऐसा 40500 ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ओके, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। वर्क डन क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मास 10 ये 5 ठीक है, कैसे से तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और फाइनली हो गया कितना? 4050 माइनस कितना? ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 0, आंसर हो जाएगा 405000। दिस इज द वर्क डन, ठीक है, ड्यू टू ये यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। पहले वाला कितना आया था जरा देखो, कुछ गड़बड़ तो नहीं? आप लोग वर्क डन ड्यू टू जो नेट फोर्स निकाले हैं वो जरा एक बार फिर से देख लीजिए। आपका आंसर वहाँ कैलकुलेशन शायद गलत आ रहा था। वर्क डन ड्यू टू नेट फोर्स, तो नेट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट और कॉस कितना ये लिखना था। तो नेट फोर्स कितना आया था? 100 माइनस 10 90, डिस्प्लेसमेंट 450 और कॉस 0 डिग्री। बच्चे यहाँ थोड़ी सी आपने कैलकुलेशन में गलती कर दिए थे। ये कितना होगा? 4 और 36,040, शायद वहाँ पर 41500 हो गया, तो इसको सुधार के आपको ये वाला करना है। दिस इज द वर्क डन ड्यू टू नेट फोर्स। वर्क डन ड्यू टू नेट फोर्स है ये, मींस यहाँ पर देखा जाए तो कौन सा वाला पार्ट होगा? ये फिफ्थ वाला पार्ट का आंसर है, फिफ्थ वाला पार्ट का आंसर है। जो गलती से कितना हो गया था? 415 गलती से भी आ गया था 41500, तो इसको आप सुधारो, मल्टीप्लाई करने में दिक्कत था, तो अब ये फाइनल आंसर है। अब देखो वर्क डन ड्यू टू जो नेट फोर्स आया है वही वर्क एनर्जी थ्योरम से भी आया है, और ये तो थ्योरम था कि जो नेट वर्क डन होगा या वर्क डन ड्यू टू नेट फोर्स होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करके वेरीफाई भी हो गया थ्योरम का। जो आंसर आया है 40510 जूल, इतना ही ड्यू टू नेट फोर्स भी आया है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब इसके आगे का पार्ट, और आप हेडिंग लिखो एनर्जी के बारे में। हमने वर्क के सारे मेथड्स पढ़ लिए हैं, 5 मेथड्स हमने पढ़ लिए इसमें। अब सीखेंगे एनर्जी के बारे में, और टाइप्स ऑफ एनर्जी डिस्कस करने से पहले कुछ चीज़ें मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए अब आप लिखिए एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? तो इसका वैसे एक लाइन में बोल सकते हैं कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। क्या बोल सकते हैं बच्चे? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क को हम एज ए एनर्जी काउंट करते हैं, उसको एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। वर्क वही कर सकता है जिसमें एनर्जी हो, जिसमें एनर्जी नहीं हो वर्क नहीं कर सकता, ठीक है। ओके, अब मैं अभी जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, तो
इसको सुन लीजिए, ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। देखो, जब भी कोई वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट होता है, अब एक नया चीज फिर से आ गया, कंजर्वेटिव फोर्स। अभी मैं बताऊंगा थोड़ा देर के लिए भी, बस याद रखो कि कोई फोर्स है जिसका नाम है कंजर्वेटिव फोर्स, और जब भी वर्क कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट होता है तो जो ऑब्जेक्ट पे वर्क हुआ है वो सिस्टम में स्टोर हो जाता है, और जिस फॉर्म ऑफ एनर्जी में स्टोर होता है उसी का नाम है पोटेंशियल एनर्जी। मैं एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल है कि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। और देखो बच्चे, मैंने क्या बोला, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है, एक्सटर्नल एजेंट मैं हूं जो फोर्स लगा रहा हूं इस पे F, और ऑब्जेक्ट में कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हुई। ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है सर। आपने फोर्स F लगाया है, इस पे नीचे भी F लग रहा होगा, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0, इसीलिए इसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा। और ये ऊपर जा रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से। कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। सुनो ध्यान से, m मास का ऑब्जेक्ट, मैंने F फोर्स लगाया और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, और ऐसा h हाइट तक होता रहा। ये कितनी दूर चली गई? तो आंसर है कि इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गया बच्चे h हाइट, ठीक है। तो मुझे बताओ कि मैंने कितना वर्क किया। मैं एज एक्सटर्नल एजेंट मैंने कितना वर्क किया, जरा देखते हैं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, तो आंसर है F S cos थीटा। F है, S कितना है? H है, cos ऑफ 0 डिग्री। ऐसा ही होगा क्योंकि जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हुई है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा F और H। हाँ, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना हो गया? F H। और मुझे बताओ बच्चे, यहाँ से फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो आप बोलेंगे कि सर इस पे नीचे की तरफ तो mg फोर्स लग रहा था, तो सर आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपका फोर्स mg के बराबर ही था। हाँ, तो मैं अब F को रिप्लेस कर रहा हूँ, मैं अपने फोर्स को रिप्लेस कर रहा हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स से, क्योंकि मैंने भी उतना ही लगा रहा था जितना ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लग रहा था, तो इसी का टर्म में मैंने लिख दिया। तो वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट हो गया बच्चे mgh। सुनिएगा ध्यान से, दिस इज द वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट एंड वी कैन से दैट दिस इज द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। Against gravitational force, since gravitational force is in vertically downward and you as external agent applying force in upward, means you are doing work against gravitational force. Gravitational force is conservative force. Gravitational force is conservative force. Definition में मेंशन है कि वर्क डन against conservative force without acceleration, क्या होता है? आंसर है पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। अब एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, मैंने अभी तक जो बोला और जो मैं बताना चाह रहा हूं उसको क्लियरली अब सुनो। क्लियर स्टेटमेंट ये है कि जब भी कोई एक्सटर्नल एजेंट कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट
वर्क करेगा। तो एक्सटर्नल एजेंट ने जो वर्क किया है वो सिस्टम में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और उसी एनर्जी का नाम है पोटेंशियल एनर्जी। अब पहले तो ये बात समझना है, और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि ड्यूरिंग वर्क एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट पे नहीं होनी चाहिए। एक्सेलरेशन कितना हो? 0। एक्सेलरेशन कितना हो? 0। कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है। तो जितना भी एक्सेलरेशन ने वर्क किया है वो इसमें स्टोर हो गया है, और वो इसका पोटेंशियल एनर्जी हो गया है। ठीक है, समझिए बात। तो और मैंने आपको एक डेमो भी दिखा दिया कि इस तरह से जब मैं ऑब्जेक्ट को या मास ऑब्जेक्ट को एक हाइट तक ऊपर ले जाऊंगा तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी? mgh। और हम ऐसा बोलते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh से यानी इतनी से चेंज हो गई। क्या हो गई? चेंज। अगर मैं बोलूँ यहाँ 0 थी तो अब जो पोटेंशियल एनर्जी हो गई है वो mgh हो गई है। ठीक है, तो लिखा जाए, जब मैं लिख देता हूँ तो देखो, मैं इसको तो रहने ही देते हैं, अभी मैं रफ नहीं कर रहा। मैं यहाँ दे देता हूँ कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स without acceleration is called its potential energy। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गया जिसमें एक वर्ड आ गया है कंजर्वेटिव फोर्स, इसको ध्यान में रखना है। या ऐसा भी बोल सकते हैं कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। नेगेटिव ऑफ, दूसरा तरीका ये भी है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव force, negative of work done by conservative force is called potential energy of the system। Potential energy of the system। ठीक है, तो ये आपको अभी इसको नहीं लिखना, बट ये दोनों डेफिनेशन पड़ेगी पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी की। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं पहले चीज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। राइट, मैं अब ज़्यादा नहीं लिखूंगा, मेरा काम तो कुछ यहाँ हो ही गया है। अब टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में एक अभी डिस्कस कर रहे हैं, वो क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब आप लोग गेस कर सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या हो। तो आंसर है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, या बोल सकते हैं कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है ना, तो इसकी डेफिनेशन लिखो, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। negative of work done by gravitational force और विदाउट एक्सेलरेशन, है ना, एक्सेलरेशन नहीं, विदाउट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी।
पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम। ठीक है, या बोल सकते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। लिख लो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट gravitational force without acceleration is called as gravitational potential energy of the system। ठीक है, अब देखो बच्चे, ये अभी अब मैंने आपको बताया कि कैसे निकाला है। ये क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, कितना mgh, इसी को बोलते हैं बच्चे, जो वर्क डन आया है यही क्या है, तो यही है चेंज इन पोटेंशियल डेल्टा यू, इसको यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिख सकते हैं mgh के बराबर। और इफ यू इनिशियल में बोलो कि 0 है और यू फाइनल अगर u है तो जो u आएगा वो होगा कितना mgh। और ऐसे बोल सकते हैं कि अगर m मास के ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से नियर द अर्थ सरफेस अगर आप h हाइट ले जाते हैं तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh से चेंज हो जाएगी, या बोलेंगे ऊपर ले जाने पे सीधे सीधे कि mgh से बढ़ जाएगी। ठीक है, ऊपर ले जाएंगे तो बढ़ जाएगी, नीचे लाएंगे तो कम हो जाएगी, राइट। तो ये क्या है, दिस इज द फाइनली, ये जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है वो है क्या, दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या बच्चे, चेंज। और अगर मैं बोलूं कि यहाँ 0 था तो h हाइट ऊपर जाने पे mgh से चेंज हो जाएगा, और चेंज में भी कैसा चेंज, तो ऊपर जाने पे बढ़ जाएगा। ठीक है, समझे कुछ लोग। तो एक तरीका से ये बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है ये कैसे ऑब्जेक्ट में डेवलप होती है, सिस्टम के बीच में आ जाती है। तो आंसर है कि जब भी आप जो भी सिस्टम में पार्टिकल्स हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करोगे, यानी एक तरीके से उनके सेपरेशन चेंज करोगे। चेंज में दोनों चीजें हो सकती है, या तो जो पहले था, चेंज का मतलब क्या है, या सेपरेशन कम हो जाए या बढ़ जाए, दोनों चेंज है, यानी पोजीशन में चेंज हो जाए। तो इन सब में अगर कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क होता है तो उस केस में आपने जो वर्क किया है एज एक्सटर्नल एजेंट, वो आपका वर्क सिस्टम में एज अ एनर्जी स्टोर हो जाएगा, और उस वर्क का नाम होगा पोटेंशियल एनर्जी। अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट आपने वर्क किए हैं तो आपका जो एनर्जी पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हुआ है उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और जो आपने वर्क किए हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इट विल गिव्स यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या देगा, चेंज। और जहां से आप स्टार्ट कर रहे हैं, सोचो कि वहां 0 इज्यूम करते हैं तो जो आपने वर्क किया है वो इतना फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। अगर आप इनिशियल को 0 लेते हैं तो, अगर किसी क्वेश्चन में मेंशन है कि पहले वो 0 नहीं था, कुछ और था, कोई बात नहीं, जो पहले था उसमें हम चेंज हो जाएगा। ठीक है, और चेंज बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि कैसा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, समझे। तो ये वाली बातें हमने अभी किए, और ये आप नोट करो नीचे वाला। हाँ, अब ये पूरे ये नोट करो। देखो अब दूसरे तरीका से जो मैंने लिखा था कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय, बोलो ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चे इसी में आप देखो कि ग्रेविटेशनल फोर्स इसी वाला है, ये m मास है, mg नीचे है बच्चे, हाँ सर, दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हुई है, कितना h हाइट तक गया है, तो एंगल कितना बच्चे, तो सर 180 डिग्री। अब ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क किया, तो आंसर है एफ एस कॉस थीटा, हाँ एफ बोले तो mg, एस बोले तो h कॉस ऑफ 180 डिग्री। तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स हुआ है बच्चे mgh × -1 बोले तो -mgh।
पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी, तो सर ये हो जाएगा u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो नेगेटिव पहले से है, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आया है, माइनस mgh आ गया ना सर, कितना mgh। समझे, बोलो, बोलिए, तो दोनों सेम आया ना, बताओ। कोई u इनिशियल 0 कर दोगे तो u फाइनल यानी फाइनली जब ये साइड ऊपर गया है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, mgh हो गई। ठीक है, चलो, तो इस तरह से आपने पोटेंशियल और बोले तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझे। ठीक है, ये कैसा क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिखूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, एनर्जी की स्केल में। हाँ देखिए, पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी में स्केलर है, ऐसा में क्या होगा सर, जूल होगा। ठीक, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी में भी पॉजिटिव नेगेटिव है, जीरो। ठीक है, अब आपको कॉलम बनाना है कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि इस डिफिनेशन में यूज हुआ है तो हमें पता होना चाहिए। देखो, आपको लिखना है तरह से कॉलम बनाओ, लिखो कंजर्वेटिव फोर्स, दूसरे साइड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। देखो कंजर्वेटिव फोर्स को बोलेंगे, समझिए, वर्क डन is independent from path followed, independent from path followed। क्या पाथ फॉलो किया गया है डिस्प्लेसमेंट के लिए, इस पे वर्क डन डिपेंड नहीं करता है, अगर ये वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स ने किया है। ठीक है, मैंने क्या लिखा, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ फॉलोड। पूरा मतलब यही है कि वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स, इसका मतलब यही हुआ ना, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ फॉलोड। मतलब ये हुआ बच्चे, मैंने देख लीजिए, सोचो एक ऑब्जेक्ट है जो एम मास का है, इसे एक पाथ ऐसा है कि वर्टिकल एज हाइट तक ले जाया गया है और यहाँ पर रख दिया गया। इस पाथ का नाम है पी। दूसरा ऐसा हो सकता था कि पहले इसको हॉरिजॉन्टली कुछ दूर ले जाया गया, फिर वर्टिकली और फिर हॉरिजॉन्टली और यहाँ पहुंचा दिया। इस पाथ का नाम है क्यू। ऐसा हो सकता है कि पहले मैं इसे ऐसा ले गया, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसे लाया। ठीक है, देख लीजिए, इसका नाम है आर। 3 पाथ है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता कि जो पी पाथ को फॉलो करके वर्क हुआ है वो कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि जो पी पाथ को फॉलो करके वर्क हुआ है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, समझिएगा, ड्यू टू, और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स जो वर्क हुआ है एज हाइट अब ले जाने में, और पाथ फॉलो कौन सा हुआ, पी, और ये पी कैसा पाथ है,
तो ये इस पॉइंट से वर्टिकली एच हाइट अबव है और वर्टिकली फॉलो करते हुए हम एच हाइट अबव गए हैं, ये बात है। तो वर्क डन हो गया। देखो देखा जाए वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हम लोग लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ था, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हुआ है, तो क्या लिखेंगे cos 180। ये बात तो ट्रू है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स देखो बच्चे, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, तो एंगल कितना 180 डिग्री ध्यान दीजिए। तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलोइंग पाथ P इज माइनस mgh। अब एक चीज मैं आपको थोड़ा सा यहां से दिखाता हूं फिगर से, अभी देखो अगर Q पाथ को फॉलो किया जाता और कैलकुलेट किया जाता कि वर्क डन कितना हुआ है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तब देखो कैलकुलेशन क्या होती है बच्चे। फर्स्टली आप यहां तक इस वाले कॉर्नर तक, इस वाले पॉइंट तक आप हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस किए हैं ऑब्जेक्ट को, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट ई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, थीटा कितना 90 डिग्री। मींस इस डिस्प्लेसमेंट के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स कोई वर्क नहीं किया। क्यों? क्योंकि एंगल 90 डिग्री है, cos 90 0। बात क्लियर है? बोलो। तो यहां पर तो कोई वर्क नहीं किया। अब इस वाले में देखो, इस वाले कॉर्नर से जैसा फिगर में दिखाया गया है ऊपर वाले कॉर्नर तक है, ये है h, mg नीचे h ऊपर, तो वर्क कितना हुआ माइनस mgh। ठीक है। अब फिर से अब इस वाले कॉर्नर से m तक, सॉरी इस वाले पॉइंट तक जाने में बच्चे ये हॉरिजॉन्टली राइट गया है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट राइट, तो यहां भी देखो mg ऐसा बच्चे और डिस्प्लेसमेंट राइट हुआ, एंगल कितना 90 डिग्री। यहां भी वैसा ही था कुछ केस है। तो 90 डिग्री जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल होता है, तो ड्यू टू दैट फोर्स वर्क डन 0 काउंट किया जाता है। तो अभी भी वर्क डन 0 हुआ, तो टोटल वर्क डन कितना हुआ यही माइनस mgh, क्योंकि ये भी 0 और इसकी केस में 0 है ना। यहाँ देखो ये डिस्प्लेसमेंट के लिए 0 और इसके डिस्प्लेसमेंट के लिए 0, सिर्फ इसी डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क हुआ है, दैट इज माइनस mgh। यहाँ देखिए आप समझ गए होंगे, जब हॉरिजॉन्टल गया कोई वर्क नहीं, वर्टिकल गया वर्क हुआ, हॉरिजॉन्टल कोई वर्क नहीं, वर्टिकल वर्क हुआ, हॉरिजॉन्टल कोई वर्क नहीं, वर्टिकल वर्क हुआ, हॉरिजॉन्टल नो वर्क। तो टोटली वर्टिकली कितना ऊपर गया, तो सब मिलाएंगे तो h होगा, तो वर्क डन भी माइनस mgh, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाला तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है डिस्प्लेसमेंट, तो उस केस में वर्क डन काउंट नहीं करते हैं। तो टोटली जो वर्क हुआ है पाथ R को फॉलो करके, पाथ Q को फॉलो करके और पाथ P को फॉलो करके, ईच केसेस में वर्क डन सेम आया है, और हम लोग लिख सकते हैं कि ये वर्क डन P, Q और R पाथ को फॉलो करके आया है और ये तीनों सेम ही हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स की एक डेफिनेशन ये भी होगी कि अगर वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, यानी जिस भी फोर्स के लिए आप वर्क डन निकाल रहे हैं और वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब वो कैसा फोर्स है, तो कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है। इसके दूसरे साइड लिखो कि वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलो, वर्क डन डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलो, जो पाथ फॉलो किया गया है उस पर वर्क डिपेंड करेगा, है ना। तो ऐसे फोर्स को हम बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है। एग्जांपल के लिए फ्रिक्शनल फोर्स देखिए, अगर मैं बोल रहा हूं कि यहां से सोचो, पहले ये है P, ये है Q, एक ऑब्जेक्ट को P से Q तक ले जाएगा, कोई दूसरा पाथ है इस तरह से,
इस पाथ का नाम है ए, इस पाथ का नाम है बी और इस पाथ का नाम है सी। ठीक है, तो ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स जो वर्क डन हुआ होगा वो P के लिए और Q के लिए, सॉरी P नहीं, कौन सा पाथ था, ए, पाथ ए और पाथ बी बराबर नहीं, ठीक है। और हो सकता है कि ये पाथ सी भी बराबर नहीं, कोई दो में हो सकता है, अलग बात हो, बट पाथ जो फॉलो किया गया है उस पर डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा पाथ फॉलो किया गया होगा तो जो वर्क डन होगा उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर इन्वॉल्व होता है तो वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा, अगर कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व हुआ है तो वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। अब सुनो, इसके एग्जांपल में लिखिए, इसके एग्जांपल है, एग्जांपल क्या क्या है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलो, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स या स्प्रिंग फोर्स, इलास्टिक फोर्स, these are the example of conservative force। यहाँ एग्जाम्पल लिखो, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो इतनी चीजें पहले नोट कीजिए। ये दो एक ही होते हैं। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, जो नेक्स्ट डिफरेंसेस और भी हैं वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है।